दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, सीमा पर युद्ध सरीखे हालात, सीमा पर भारत के जवानों का शहीद होना, लगातार एक साल से सीमा पर चीन के साथ तनातनी की स्थिति, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को लेकर लगातार इस बात की जानकारी देना कि भारत की सीमा पर कोई घुसा नहीं, लेकिन उसके बाद इस बात का भी जिक्र करना कि भारत की सीमा को छोड़कर चीन की फौज पीछे लौट रही है। बहुत सारी परिस्थितियां इस दौर में बीते जून से 15-16 जून के बाद से, यानी पिछले बरस से लेकर अब तक चीन की सीमा पर मौजूदगी और सेना की मौजूदगी जिस तादाद में हुई, जिस तरीके से झड़पें हुई, वो सारी चीजें बताने की जरूरत नहीं है। बताने की जरूरत यह है कि दरअसल जिस देश के साथ युद्ध सरीखे हालात सीमा पर नजर आ रहे थे, उसी देश के साथ हमारे धंधे इसी दौर में लगातार बढ़ते चले गए। एक्सपोर्ट भी बढ़ा, इंपोर्ट भी बढ़ा। यानी जिस देश को लेकर इस बात का जिक्र देश के भीतर में किया गया कि दरअसल ऐप तक को बंद करने की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह सुरक्षा के लिए खतरा है, 200 से ज्यादा ऐप बंद कर दिए गए। लेकिन इसी दौर में जितनी बड़ी तादाद में चीन से भारत के भीतर इक्विपमेंट्स आए, माल आए, उसकी तादाद पिछले साल की तुलना में, यानी 2019 की तुलना में 2020 में ज्यादा हो गई। और 2020 तो हमारा बीत गया चीन के साथ तनातानी करते हुए और देश के भीतर यह एहसास कराने के लिए कि दरअसल अब चीनी माल का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। कौन सा मुहावरा गढ़ा जाए? क्या यह कह दिया जाए कि युद्ध और धंधे में सब जायज है? यकीनन, क्योंकि आज जिन आंकड़ों के साथ हम आपके साथ हैं, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के जरिए ही दिए गए आंकड़े हैं जो साफ तौर पर बतलाते हैं युद्ध के हालात अपनी जगह, लेकिन उसी देश के साथ व्यापार और धंधे अपनी जगह। देश के भीतर आत्मनिर्भरता के नारे के साथ चीन के निवेश तक को करने पर रोक लगाने का जिक्र अपनी जगह, लेकिन उसके जरिए बिजनेस लगातार डील होते रहना अपनी जगह। यह परिस्थिति ऐसी है जो आपको हो सकता है इस बात की दिशा में बार बार ले जाए कि मुहावरा बदल डालिए। जंग और मोहब्बत में नहीं, जंग और धंधे में सब जायज है। इलेक्ट्रिकल मशीनरी और इक्विपमेंट 90,523 करोड़ के चीन से भारत में आए इसी दौर में, जिस दौर में सीमा पर तनातनी और युद्ध सरीखे हालात थे। इसी दौर में न्यूक्लियर रिएक्टर 60,569 करोड़ के चीन से भारत आए। ऑर्गेनिक केमिकल 41,656 करोड़ के इसी दौर में चीन से भारत आए। फर्टिलाइजर 9,804 करोड़ इसी दौर में भारत आए। प्लास्टिक आर्टिकल्स 9,695 इसी दौर में भारत आए। यह इसी दौर का मतलब यह है कि हम नवंबर तक ले रहे हैं। नवंबर के बाद कहा गया नई स्थिति कुछ ठीक हो रही है, सीमा पर से सेना वापस लौट रही है, गलवान घाटी छोड़ रही है, भारत की सीमा पर अब कोई मौजूदगी नहीं है। पहले भी कहा गया था, लेकिन लौटने का जिक्र भी कर दिया गया। इसके अंतर्विरोध को मत देखिए, अंतर्विरोध तो यह देखिए कि उसी देश की अनदेखी धंधे के तौर पर नहीं की जा सकती है क्या? और जिस बात की जानकारी आत्मनिर्भरता के नारे के साथ भारत में लगाई जाती है, उसमें चीन की अनदेखी नहीं हो सकती है क्या? वैसे ये आपको बता दें, लगभग 20,000 छात्र दोबारा चीन पढ़ने के लिए जरूर जाएंगे, क्योंकि उन्होंने वहां पर अपना नामांकन और रजिस्ट्रेशन कराया अलग अलग फील्ड में, प्रोफेशनल फील्ड्स में। लेकिन बहरहाल जिक्र धंधे का हो रहा है। अप्रैल से नवंबर एक डाटा निकल कर आया मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की तरफ से, अप्रैल से नवंबर तक का, जिसमें जानकारी दी गई कि इसी वक्त के बीच में 2019 में जितना बिजनेस चीन के साथ हुआ था इस युद्ध सरीखे माहौल के बीच में, उसमें लगभग 3% का इजाफा हो गया। चाइना की तरफ से इसी दौर में 2,89,000 करोड़ का इंपोर्ट किया गया टोटल, जो कि पिछली बार अप्रैल से लेकर नवंबर तक के बीच में 3,29,000 करोड़ का इंपोर्ट किया गया था। आंकड़ों के लिहाज से आप कहेंगे देखिए कम हो गया ना, तो ओवरऑल इंपोर्ट जो किया गया था वो 2019 में लगभग 22,80,000 करोड़ का था। और इस बार जो इंपोर्ट किया गया इस पीरियड में वह 16,33,000 करोड़ का है। यानी उस बार की तुलना से इस बार की तुलना, जो टोटल इंपोर्ट भारत में सामान आया महामारी के दौर में, बंदी के दौर में, लॉकडाउन के दौर में, उसकी तुलना में चीन से माल 18% आ गया। जो ओवरऑल भारत ने दुनिया भर के हिस्सों से माल भारत में इंपोर्ट किया, उसमें 3% का इजाफा चीन के जरिए पिछली बार की तुलना में इस साल हो गया। यह पहला राउंड है।
दूसरे राउंड में ऐसा नहीं है कि भारत भी चीन को माल नहीं बेच रहा था, भारत ने भी बेचना शुरू किया और ज्यादा बेचना शुरू किया। इस बार भारत ने 1,02,000 करोड़ का माल चीन भेजा, यानी एक्सपोर्ट किया। पिछले साल 2019 में यह माल 80,665 करोड़ का बेचा गया था, यानी व्यापार बढ़ रहा है। यह पहले राउंड की बात है। और ये चीन से जो कारोबार है ये सबसे मैक्सिमम है, मतलब इसमें अमेरिका भी पिछड़ जाता है, यूएई भी पिछड़ जाता है, हांगकांग भी पिछड़ जाता है, जर्मनी भी पिछड़ जाता है। यहां यह भी जानकारी होनी चाहिए कि हांगकांग पे कहीं ना कहीं वहां के बिजनेस मॉडल को चलाने के पीछे भी चीन ही है। और अभी हाल में ही भारत ने जो समझौता किया है हांगकांग की 3 कंपनियों से, उसमें जानकारी दी गई कि दरअसल 2 कंपनी तो जापान से जुड़ी हुई है और एक कंपनी एनआरआई की है। हांगकांग में उसका हेडक्वार्टर हो तो हो, लेकिन हम बिजनेस नहीं कर रहे हैं उससे, इस बात की जानकारी भारत की तरफ से दी गई। लेकिन दोबारा लौटिए उस बिजनेस को लेकर जिस बिजनेस का हम आपसे जिक्र करना चाहते हैं। दरअसल पूरे साल जो 2020 का पूरा साल है, उसमें जो चीन से माल भारत में आ रहा था उसकी तादाद ओवरऑल 4,24,574 करोड़ 58.7 बिलियन डॉलर की है। यह एक लिहाज से लगातार जो चीन के साथ बिजनेस हो रहा था उसमें सबसे ज्यादा आयात इसी दौर में किया गया। आपको कमाल लगेगा कि 2017 के बाद से ही, खास तौर से जब याद कीजिए डोकलाम हुआ था, उसके बाद से कहा गया था कि हम चीन के साथ अब आर्थिक तौर पर उस रूप में आश्रित नहीं रहेंगे, विकल्प खोजेंगे और नई परिस्थितियों को डेवलप करेंगे। लेकिन ये आंकड़े चौंकाने वाले हैं, इसलिए क्योंकि दोनों चीज देखिए, भारत के आयात को भी और निर्यात को भी। चीन से 58.7 बिलियन डॉलर का आयात किया गया, जो तकरीबन 4,24,574 करोड़ बनता है। जो निर्यात किया गया वो 19 बिलियन डॉलर का है, वह तकरीबन 1,37,429 करोड़ का है। यानी चीन में माल जो बेचा गया वह भी पहले की तुलना में ज्यादा है, चीन से जो माल आया वह भी पहले की तुलना में कहीं ज्यादा है। और इसमें भारी मशीनरी, दूर संचार के जो उपकरण होते हैं या घरेलू उपकरण होते हैं, उनकी तादाद बहुत ज्यादा है। इतना ही नहीं, इस दौर में एक बात का और जिक्र कीजिए, जब हुआ कि चीनी कंपनियों का निवेश भारत में नहीं होने देंगे, तो इन जनरल भी अगर 2013 से 2020 तक का देखिएगा तो चीन ने बहुत ज़्यादा भारत की कंपनियों में निवेश नहीं किया है। वो लगभग 15-16 हजार करोड़ से ज़्यादा का निवेश नहीं किया गया। ये तकरीबन 2.174 बिलियन डॉलर के तकरीबन बनता है। लेकिन इन सब के बीच बिजनेस जो लगातार आगे बढ़ रहा था और अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भारत जो अमेरिका के नजदीक जा रहा था, अब वहां की परिस्थिति थोड़ी सी चेंज हो रही है। भारत जो लगातार एक अपनी परिस्थिति को पूरे अपने पैसिफिक में डेवलप करना चाह रहा था, उसको लेकर वर्ल्ड वाइड जो जानकारी निकल कर आ रही है वो बहुत साफ तौर पर है कि चीन की इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वह अमेरिका के भी एट पार चली जाएगी। यह पहली स्थिति है। दूसरी स्थिति भारत के लिए चिंताजनक इसलिए है क्योंकि भारत जिस 5 ट्रिलियन के आसरे और जिस मार्केट इकोनॉमी को रिफॉर्म के जरिए जो लगातार डेवलप करने की सोच रहा है और बता रहा है, उसके बीच का सच यह है कि भारत भूख और कुपोषण की लड़ाई लड़ रहा है। बड़ी न्यूनतम लड़ाई मानी जाती है। और दुनिया में जो खास तौर से जो अफ्रीकन कंट्रीज है, जो सहारा कंट्रीज जिनको कहा जाता है, उसके ठीक पैरेलल में आकर भारत इसलिए खड़ा हो गया है क्योंकि भारत की इकोनॉमी में असमानता इतनी ज्यादा हो गई है कि उस असमानता का एक अनूठा सच चाइना भी है। असमानता जब होगी तो इसका मतलब है कि बहुसंख्य तबके के पास पैसा इतना नहीं बचेगा जिससे वो मार्केट में जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसको खरीद सके। और चीनी माल अगर सस्ता में मिलता है तो भारत की कई कंपनियों ने एक नया उपाय लगाया। अपने तौर पर उन्होंने चीन के मालों को बुलाना शुरू किया, उसमें अपना ठप्पा लगाया और भारत के बाजार में उस माल को बेचना शुरू कर दिया। यानी व्यापारियों को नहीं रोक पाए, कंपनियों को नहीं रोक पाए, लोगों के भीतर एक राष्ट्रीय भावना जो चीन को लेकर शुरू की गई, क्योंकि युद्ध लड़ाई लड़ी जा रही थी लेकिन दूसरी तरफ इकोनॉमी को भी डेवलप करना है। इस कंट्रडिक्शन के भीतर में भारत युद्ध भी जायज और धंधा भी जायज, इस परिस्थिति में आकर भारत अपने तौर पर फंस रहा है। यह भी जरा समझना होगा कि ब्रिक्स इस साल भारत में ही होना है और चीन की तरफ से बहुत साफ कहा गया है हम भारत के साथ खड़े हैं। भारत ने इस पर भी कोई आपत्ति व्यक्त नहीं की है। इसका मतलब है शी जिनपिंग भारत आएंगे। इसका मतलब है आने वाले वक्त में जो 5 देशों को लेकर जो ब्रिक्स बनाया गया था, ब्रिक्स का मतलब होता है ब्राजील, रशिया, इंडिया,
चाइना और साउथ अफ्रीका, इन 5 देशों को लेके जो एक नया मॉडल क्रिएट किया गया था और इसको लेकर एक बैंक भी क्रिएट किया गया था, उस पूरे बैंकिंग सिस्टम और इस व्यापारिक सिस्टम में कहीं कोई रोक टोक नहीं है। यानी चीन के लिए भारत एक मार्केट पहले भी था और भारत एक मार्केट अब भी है। नई परिस्थिति यह डेवलप हुई है क्योंकि जिन प्रोडक्ट्स का हम नाम आपके सामने ले रहे थे, खासतौर से जो 21 प्रोडक्ट्स हैं जो भारत की जरूरत और भारत की कंपनियों की जरूरत है, वो अपने तौर पर भारत की प्राइवेट कंपनीज जो है, और हम लोग जब देश को प्राइवेट हाथों में ही सौंप रहे हैं तो सरकारी कंपनियों के हिस्से में मत जाइए। सरकार को चाइना का माल नहीं चाहिए, लेकिन भारत सरकार कोई दुकान तो खोले हुए नहीं और कोई व्यापारी तो है नहीं, या फिर वह कोई ऐसी सोच भी नहीं रखती है कि भारत के बाजार में जो माल बिक रहा है उस पर वो निगरानी इस रूप में रखे कि चाइना से माल तो वो नहीं आया है, चाइना से भी माल आया है तो उस पर ठप्पा यहां की कंपनी का लग जाएगा। भारत की तकरीबन 200 से ज्यादा कंपनियां ऐसी है जो सीधे सीधे अभी भी चाइना के साथ पहले जो बिजनेस करती थी उसकी तुलना में बिजनेस उनका बढ़ गया है। यानी ऐसा बिल्कुल नहीं है कि चाइना के साथ बिजनेस हमारा कम हो गया। उसमें कहीं एक शिफ्ट यह आया है कि अब जो प्राइवेट कंपनीज है उनको सरकारी रास्ते से होकर चाइना तक पहुंचना पड़ता है। पहले सीधे नहीं, पहले सीधे पहुंच जाते थे। और अब नई परिस्थिति आई है कि बाबू लोग यानी जो नौकरशाही है वह भी इस बात की इजाजत दे देती है, क्योंकि भारत की जरूरत आत्मनिर्भरता की है। भारत की जरूरत भारत के बाजार में डिमांड पैदा करने की है। भारत की जरूरत अपनी इकोनॉमी को डेवलप करने की है। एक तरफ निजी हाथों में भारत के सामान बेच दिए जाएं, दूसरी तरफ उन निजी हाथों को वो पूरे के पूरे लाइसेंस दे दिए जाएं, फिर वो दुनिया के किसी भी देश में जाए, किसी भी तरीके का बिजनेस करे और दुनिया के किसी भी देश के साथ वह अपने बिजनेस को डेवलप करे। यानी 20 जवान शहीद हो गए, यानी सीमा पर युद्ध सरीखे माहौल थे। यानी इस बात को लेकर जिक्र हो रहा था कि वह किस जगह पर मौजूद है, फिंगर 8 पर है, फिंगर 4 पर है, कहां पर उसकी मौजूदगी थी। अब वो पीछे जा रहा है, उसने कुछ स्ट्रक्चर क्रिएट कर लिए, इस बात को लेकर चिंता थी। इन बातों का जिक्र करने से कोई फ़ायदा इसलिए भी नहीं है क्योंकि जब हम इन चीज़ों का आपसे जिक्र कर रहे हैं तो आप बहुत छोटी छोटी चीज़ें देखेंगे कि खास तौर से टिकटॉक बंद हो गया था, वीचैट बंद हो गया था, बीवो बंद हो गया था। आप इन बातों का जिक्र करेंगे, लेकिन जैसे ही आपके जहन में इन बातों का ऐलान होगा कि जो 4,24,574 करोड़ का जो चीन का माल आयात हुआ है उसमें से लगभग 92% माल जो है वह ऐसे प्रोडक्ट के तौर पर आया है जिन प्रोडक्ट्स को लेकर इससे पहले जब भारतीय बाजार में आप जाते थे तो उसमें वह चीनी माल के तौर पर आपके सामने निकल कर आता था। अब वह चीनी माल के तौर पर निकल कर नहीं आता है, वो भारतीय कंपनियों के ठप्पे के तौर पर निकल कर आता है, लेकिन माल वहीं से वो आया हुआ होता है। यह एक बिजनेस का नया चेहरा है, नया रूप है। इसीलिए आखिर में एक सवाल है जो एक आत्मनिर्भरता का नारा भारत में दिया जा रहा है और प्रधानमंत्री खुद दे रहे हैं। उस आत्मनिर्भरता के लिए हमारी जमीन, हमारे खनिज संसाधन, हमारा लेबर, हमारा बिजनेस मॉडल आपको कहीं नजर आए तो बताइए, क्योंकि हम जिस इकोनॉमिक रिफॉर्म की दिशा में बढ़ गए हैं उसमें चाहे वो सर्विस सेक्टर हो या इंडस्ट्रियल सेक्टर हो, और अब तो एग्रीकल्चर सेक्टर भी उसमें समाहित हो गया है, तो जो रिफॉर्म 3 किए गए हैं और जिसमें अब कॉरपोरेट सेक्टर जिस भी किसान से जमीन पर जो खेती कराएगा, चूंकि उसी को इक्विपमेंट्स, फर्टिलाइजर और बीज तक देने होंगे, तो यहां पर आखिरी सच यह भी है कि दरअसल जो कॉरपोरेट सोच रहे हैं कि वह इस रिफॉर्म के बाद एग्रीकल्चर के क्षेत्र में आ जाते या आएंगे, उनके संबंध इस एग्रीकल्चर सेक्टर को लेकर, चाहे वो फर्टिलाइजर खास तौर से है, वो केमिकल खास तौर से और खास तौर से सीड्स और इक्विपमेंट्स भी है, जो इक्विपमेंट्स खेती के प्रयोग में लाए जाते हैं, वह कंपनियां चीन से ही उन प्रोडक्ट को लेकर आ रही है, क्योंकि वर्ल्ड मार्केट में चीन का ही प्रोडक्ट जो एग्रीकल्चर इक्विपमेंट से जुड़ा हुआ है, जो फर्टिलाइजर से जुड़ा हुआ है, जो केमिकल से जुड़ा हुआ है, जो सीड से जुड़ा हुआ है, वह सबसे सस्ता है। इस गोरख धंधे को जरा समझने की कोशिश भर कीजिए, क्योंकि कल जब हम आपसे मिलेंगे तब इस देश के भीतर में किसान आंदोलन के एक ऐसे रंग से हम आपको मिलाना चाहते हैं जो शायद दुनिया के किसी भी देश के किसी भी आंदोलन में नजर नहीं आया होगा, लेकिन भारत में वो रंग नए तरीके से फल फूल रहा है।
बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।